हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 70 साल के बुजुर्ग या फिर 70 साल के युवा, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से रैपिड फायर रैली कर रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि आज भी प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की, एक असम में और 2 बंगाल में। तो बैटल ऑफ बंगाल में 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी में बाकायदा वैसा ही जोश नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की और एक तरह से फिर दीदी के ऊपर खूब गरजे और ममता दीदी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि 6 चरणों का चुनाव अभी भी बंगाल में बाकी है। तो ऐसे में जो 2 रैलियां आज प्रधानमंत्री ने की हैं, क्या ये दीदी की विदाई तय कर देंगी? प्रधानमंत्री मोदी में कितना दम है और टक्कर किस तरह की उन्हें मिल रही है, बीजेपी को मिल रही है, इसी पर आज बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा जुड़ रहे हैं, राज्यसभा से सांसद हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और शांतनु सेन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी राज्यसभा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिन्हा साहब, आज प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की, एक असम में और 2 बंगाल में उन्होंने रैलियां की, और उन्होंने कहा कि जो 2 मई को नतीजे आने वाले हैं उसकी झलक हम 2 दिन पहले ही नंदीग्राम में देख चुके हैं। ये न सिर्फ प्रधानमंत्री ने बात कही है, बल्कि अमित शाह साहब ने ये कहा। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो पहले 2 राउंड हुए हैं उसमें 60 में से 50, और यही बात नड्डा जी भी कर रहे हैं। ये इसको मैं क्या कहूं, ये भविष्यवक्ता है या आत्मविश्वास कहूं, क्या कहूं इसको? देखिए, आपके सवाल का 2 पक्ष है। मैं पहले पक्ष का एक उत्तर दे दूं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले हम लोगों की संसदीय पार्टी की मीटिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। वो महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में कही कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी कितनी होती है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा 6 वर्षों से अधिक के शासन में एक दिन की भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। देखिए, सवाल इसका नहीं है कि आप कितने दिनों की छुट्टी लेते हैं, सवाल यह होता है कि आप किस जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। यदि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एहसास करते हैं जनप्रतिनिधि के नाते, तो आपके लिए संभवतः जीवन में एक क्षण की भी छुट्टी जायज नहीं है। वो प्रधानमंत्री ने निभाया है। जहां तक पश्चिम बंगाल में आपने आंकड़े दिए चुनाव का, आपको ध्यान होगा कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने अकेले 157 चुनाव सभाओं को संबोधित किया था, और अकेले उन्होंने संबोधित किया था। यह सिर्फ एक राजनेता के रूप में संबोधन नहीं था, बल्कि यह संबोधन पंकज जी उस जिम्मेदारी का एहसास था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के अतिरिक्त हमारे पास एक राष्ट्रीय विकल्प की जिम्मेदारी है। वह विकल्प सिर्फ सत्ता का परिवर्तन एक कुलीन वर्ग से दूसरे कुलीन वर्ग तक आने का नहीं, बल्कि देश में एक वैचारिक परिवर्तन, देश में वह परिवर्तन जो परिवर्तन यदि नहीं हुआ तो देश में ऐसी ताकतों का वर्चस्व रहेगा जो इसके बुनियाद को कमजोर कर रही हैं। इसका एहसास होना ही प्रधानमंत्री जी को एक ऐसी ऊर्जा देती है जो स्व अनुशासन से वो प्रकट हो रहा है। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात रही, देखिए, जब हवा चलती है तो वो साफ दिखाई पड़ती है। 1977 का चुनाव था, इमरजेंसी हटा था और हवा चली, इंदिरा गांधी का वर्चस्व था, साफ दिखाई पड़ रहा था। लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंदिरा गांधी हर राज्य में चुनाव बुरी तरह हार रही है। आज पश्चिम बंगाल में वही हवा चल रही है, और यह हवा सचमुच में टीएमसी के लिए सुनामी का रूप ले लिया है, जिसको मैं कहता हूं मोदी लहर तो जनता के लिए है और टीएमसी के लिए मोदी सुनामी है। नंदीग्राम में उसका रूप दिखाई पड़ा। चलिए, नंदीग्राम में अमित शाह जी की जो रैली थी उसमें इतने लोगों की हुजूम था, और ममता बनर्जी जी सुरक्षा कर्मियों के बीच में घुर कर भाषण दे रही थी। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो ये लहर चल रही है, भगवा लहर चल रहा है, वो टीएमसी को अब हाशिए पर डालने वाली है। उनकी हालत, चलिए राकेश सिन्हा साहब, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हालत उन्होंने की थी। राकेश सिन्हा साहब, आपने अपनी बात रख दी। शांतनु सेन साहब, आपने राकेश सिन्हा साहब को सुना, पूरा वक्त तो आपको भी देंगे हम। उन्होंने कहा कि ये हवा नहीं, ये सुनामी है। मैं जरा, प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही हैं, असम में उन्होंने 1 रैली की, 2 रैली उन्होंने बंगाल में की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर आप सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर आप सवाल उठाते हैं। तो कहते हैं, उन्होंने क्रिकेट का जिक्र किया कि खेल के साथ अगर कोई खिलाड़ी अंपायर पर बार बार सवाल उठाता है तो हमको मालूम है कि कुछ खेल में दिक्कत है। ऐसे ही राजनीति में अगर कोई ईवीएम को गाली दे, चुनाव आयोग को बार बार कोसे, गाली दे, सवाल करे, तो समझ जाना चाहिए कि खेला खत्म है। देखिए, हम एक एक करके राकेश जी का और आपका सब सवाल का जवाब देना चाहेंगे। नंबर 1, राकेश जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी 6 साल में एक दिन के लिए छुट्टी नहीं ली।
ये सुन के मेरे को हंसी आ रहा था, क्योंकि आज तक देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया इनके पहले जो विदेश घूमने में इतनी करोड़ों 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 रुपया खर्चा किया होगा। और हमको तो लगता है पूरा विश्व में भी ऐसा कोई छोटा देश भी नहीं रह गया जहाँ पर प्रधानमंत्री घूमने नहीं गया देशवासी का, आपका और मेरा टैक्स का पैसा से। दूसरी बात यह है, उन्होंने बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री तो हर एक जगह जा सकते हैं, पहले भी आया है। इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक, सिंस इंडिपेंडेंस टिल 2021, पूरा देश में कभी भी कोई भी स्टेट में ऐसा असेंबली आप दिखाइए जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ अदर मिनिस्टर्स और उनका पार्टी का सब बड़ा बड़ा लीडर, बहुत सारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट डेली पैसेंजर बन के एक स्टेट में जा रहा है चुनाव का कैंपेन करने के लिए। इस बार वही हिस्ट्री तैयार हो रहा है, क्योंकि ये हिस्ट्री में लिखा रहेगा कि एक औरत, ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। शांतनु साहब, एक पॉइंट मैं यहाँ पर बना दूं, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूं, वो ये कि युद्ध, अगर राजनीति का ये जो खेल है, चुनाव अगर युद्ध है, तो इसमें सब कुछ जायज है। अगर उनके पास ये तमाम लोग हैं तो क्यों ना उनका इस्तेमाल हो, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर आपने उनको पूरा टाइम दिया तो मेरे को भी बोलने देना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा पॉइंट रखा है सर। आ सकते और भी आए, अगर उन्होंने ना पॉइंट रखा है। आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, इज नथिंग रॉन्ग। आ सकता है, ये भी हो सकता है। उन्होंने अगर बोले, अगर हम एक छोटा आदमी होकर उसको हेल्प कर दे तो हम किराए में उनको एक घर भी दे सकते हैं, यहाँ पर रह जाए परमानेंटली टिल 2 मई, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने बोला पूरा देश कभी ऐसे इलेक्शन नहीं देखा है कि सिर्फ एक औरत को हराने के लिए इतनी ताकत प्राइम मिनिस्टर खुद लगा रही है। नंबर 2। नंबर 3, राकेश जी ने बोल रहा देश का परिवर्तन, या एब्सोल्युटली राइट। पूरा देश का 130 करोड़ आदमी देख लिया कि परिवर्तन कैसा हो गया। एक चाय बेचने वाले अभी पूरा देश को कैसे बेच दिया। एक चाय बेचने वाला आत्मनिर्भर का नाम पे अपना 2 एलआई रह गया, एक है सीबीआई, 2 दोस्त रह गया, एक है अदानी और एक अदानी और अंबानी, और इनका कोई एलआई नहीं रह रहा है, एक एक करके छोड़ के जा रहा है। मोस्ट रिलायबल एलआई रह गया सीबीआई और ईडी। और इन लोगों को लगाते हुए कोल से लेकर, रेल से लेकर, एयर इंडिया से लेकर हर एक देश का हर एक इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से इन्होंने बेच रहा है। एलआईसी से लेकर इनको सब बेच रहा है, बैंक बेच रहा है, किसानों को मार रहा है, आदमी को मार रहा है। किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है देश में, इसको नज़र आ रहा है। रही बात चुनाव की, अब देखिएगा 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जिस स्टेट में आज तक असेंबली इलेक्शन हुआ है, हर एक स्टेट में बीजेपी का वोट गिरा है। और एक दिल्ली है जिसमें उन्होंने कभी जीत नहीं हासिल कर पाई, इसलिए दिल्ली को परमानेंटली ग्रैब करने के लिए ज़बरदस्ती दोबारा एक बिल वहाँ पर लाया है। रही बात प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने बोला कि अंपायर के ऊपर आरोप, अगर अंपायर इलेक्शन कमीशन अगर उसको उनका लिए अंपायर है तो पूरा देश को ये पता है कि हर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, चाहे हो सीबीआई हो, चाहे हो ईडी हो, चाहे हो इनकम टैक्स हो, चाहे कुछ भी हो, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, जिस तरीक़े से इन सबको उन्होंने इस्तेमाल करता है, तो हर एक चीज में नजर में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन। चलिए सर, अब आपने अपना पॉइंट रख दिया। 2 बीजेपी लीडर आपस में आपने अपना पॉइंट रख दिया। लास्ट 1 सेकेंड, जस्ट 5 सेकेंड्स मोर, 5 सेकेंड्स। 2 बीजेपी लीडर आपस में बात कर रहा है कि हमारा बंगाल में ऐसा स्थिति नहीं है कि हम हर एक बूथ में एजेंट दे सके, इसलिए चलो पोलिंग एजेंट डालने का जो नियम है उसको इस तरीके से रखा जाए। 2 बीजेपी लीडर का बात होने का अगला दिन इलेक्शन कमीशन उसी ढंग से नया ऑर्डर इशू कर रहा है। इससे और ज्यादा समुद्र को क्या चाहिए? चलिए सर, आप अपने पॉइंट रख लिया आपने। राकेश जी, जो बातें कही है शांतनु जी ने, वो बातें नहीं, आरोप है। उन्होंने कहा तमाम सेंट्रल एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने नाम ले दिया, उनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, और तमाम आरोप भी उन्होंने लगाया। जवाब देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि एक महिला चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए सवाल महिला और पुरुष का नहीं है, सवाल है पश्चिम बंगाल में 10 साल का जो गवर्नेंस है, पूरे बंगाल को आपने आईसीयू में डाल दिया है। कला, साहित्य, संस्कृति के लिए जाने जाने वाला बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय का बंगाल आज कहाँ पर है, किस रूप में जाना जाता है? सिर्फ आपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, जिहादियों को प्रश्रय और दिया। मैं बता दूं, 2006 में ममता बनर्जी जी के कंप्लेंट पर 12 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में हटाया गया।
और वो सत्ता में आने के बाद वो 12 लाख उन वोटर्स को वोटर लिस्ट में डाल दिया गया। जिस राजनीतिज्ञ में एक डेमोक्रेटिक मॉरलिटी, एक नेशनल मॉरलिटी, राष्ट्रीय नैतिकता और लोकतांत्रिक नैतिकता नहीं हो, उसको परास्त करना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। तेलंगाना में चुनाव था, तेलंगाना में हैदराबाद का म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव था, वहां देश के बड़े नेता गए। चूंकि चुनाव में हम सिर्फ, मैंने कहा, कुलीनों का परिवर्तन नहीं, ममता की जगह पर कोई दूसरा आ जाए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वैचारिक परिवर्तन है। और उस स्थान को, चाहे हैदराबाद का म्यूनिसिपैलिटी हो या पश्चिम बंगाल का, जहां पर भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, उसको विस्थापित करके हम राष्ट्रीय शक्ति को स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंकते हैं। एक दूसरी बात, आपकी पार्टी बुआ और भतीजे की पार्टी रह गई। आपकी पार्टी से मैं एक उदाहरण देता हूं कि दिनेश त्रिवेदी जी राज्यसभा के मेंबर थे। राज्यसभा में आना एक बड़ी बात होती है। 6 साल का मेंबर से था, उनके 5 साल बाकी था। उस व्यक्ति को 5 साल का स्थान छोड़कर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया कि मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता हूं। जिस पार्टी में इस तरह का एक भगदड़ मची हो, भगदड़ से सत्ता के लिए नहीं। ममता बनर्जी जी मिस्टर पॉल को फोन करके मिन्नतें करते हैं कि आप अधिकारी का साथ छोड़कर, शुभेंदु अधिकारी जी का साथ छोड़कर आप मेरे पास चले आइए। और एक साधारण सर, वो जो भगदड़ मची थी, कैच तो आप कर रहे थे, सबको कैच आपने कर लिया। राकेश, आप सुन लीजिए ना, मैं अपनी बात पूरी कर दूं तो आप जवाब दीजिएगा। बीच राजनीतिक मझधार में मैं मूल्यों को, विचारों को छोड़कर नहीं आ सकता ममता दीदी। देखिए, एक मिस्टर पॉल आज राजनीतिक अस्मिता के प्रतीक बन गए। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक मूल्यों और अस्मिता का प्रतीक ममता नहीं है, मिस्टर पॉल है। एक मुख्यमंत्री को कहते नहीं, हमें सत्ता का दबाव या प्रभाव नहीं चाहिए। मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में, यही लोकतंत्र की वैशिष्ट है कि एक सामान्य नागरिक मुख्यमंत्री को, बड़े नेताओं को जवाब देता है और अपनी नागरिकता की श्रेष्ठता को, वैशिष्ट को बनाकर रखता है। दूसरी बात, बैंक बेच दिया, ये बेच दिया। रे आप बता दीजिए कि आपके राज्य में आपने अंबानी से इन्वेस्टमेंट कराने के लिए कितनी बार गुजारिश की? आप कहिए अंबानी और अडानी को इस देश से बाहर कर दीजिए, सारे उद्योगपतियों को बाहर कर दीजिए, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी। कम्युनिस्ट कंट्री चाइना में तो बिजनेस में कर रहे हैं। देश में जैसे सामान्य नागरिक हैं, छोटे व्यवसाय हैं, वैसे बड़े व्यवसाय होते हैं। और बड़े व्यवसायों को इस सरकार ने क्या किया? 3 लाख करोड़ वह धन वसूला जो धन डूबा हुआ था आपके शासन में, मतलब कांग्रेस के शासनकाल में। और वो कौन सा है? बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड किसने लागू किया? और आप किसान की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की योजना है, पूरे देश के किसानों को मिल रहा था। बेचारे पश्चिम बंगाल के किसानों को योजना का पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर से आपने जाने नहीं दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं नटसेल में कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में को ममता बनर्जी जी ने अपना एक फिफ्टम बना लिया था। वो अपने को एक तानाशाह, एक राजतंत्र की तरह कर रही थी। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई सारी संस्थाओं के प्रति उनके नफरत का भाव है। एक पुलिस अधिकारी के लिए आप अनशन पर बैठे, राजीव कुमार के लिए। कौन सा हिंदुस्तान के इतिहास में मुख्यमंत्री एक पुलिस अधिकारी के लिए अनशन पर बैठता है? एक पुलिस अधिकारी से को बचाने के लिए उस स्तर तक जाता है? और राजीव कुमार का इतिहास क्या रहा? राकेश जी, आप सीबीआई को अपने राज्य में नहीं आने आपने बहुत सारे पॉइंट रख लिया। मैं जरा शांतनु जी के पास जाना चाहूंगा। शांतनु जी, आपको जो बातें राकेश सिन्हा जी ने कही उसका भी जवाब, लेकिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की वो प्रधानमंत्री ने भी आज कहा। उन्होंने कहा कि दीदी की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। पुराने उद्योग बंद हो गए, नए उद्योगों के लिए रास्ते बंद हो गए, निवेश, व्यापार की तमाम संभावनाएं जो हैं वो बंद हो गई। देखिए, सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि प्रधानमंत्री का ऐसा हिम्मत नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड लेके वोट मांगने जाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का उतना हिम्मत है कि ममता बनर्जी जी का रिपोर्ट कार्ड ऑफिशियली पब्लिश्ड हुआ है और हम लोग हर एक घर में 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी उनका मैनिफेस्टो का हिसाब से जो कमिटमेंट की थी उससे कहीं गुना ज़्यादा हर एक क्षेत्रों में काम किया है। और आदमी भी ये नज़र पूरा दिख रहा है। बीजेपी जैसा ये गोलगप्पा नहीं बात नहीं बोल रहा है, ऐसे गुमराह नहीं कर रहे हैं कि 15 लाख रुपया दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे वगैरह वगैरह। जो बोला है हर एक चीज़ का हिसाब लेके हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहा है। हमारा ये हिम्मत है, बीजेपी का नहीं है। और इन्होंने, राकेश जी ने बंगाल का कल्चर का बारे में बोल रहा है
इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकता है? बंगाल का कल्चर हम लोग बाहर वाले से सीखेंगे? इन्होंने रविंद्रनाथ का बात बोल रहा है और बीजेपी लीडर को पता नहीं है कि रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ जन्म लिए थे। इन्होंने बंकिम चंद्र का बात बोल रहा है और अमित शाह जी का सामने बंगाल में बंकिम चंद्र का स्टैचू उनको वेंडलाइज किया जाता है। इनको कविगुरु रविंद्रनाथ का जन्म स्थान नहीं मालूम है, इनको स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम शांतनु दा, जब कल्चर की बात टीएमसी करती है तो जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, दुशासन, दुर्योधन, रावण, ये सब जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कहां कल्चर दिखाती हैं चीजें ये? नहीं, अब तो दूसरा बात में जा रहा है, आपका बात में हमारा है। पहले मेरे को आपका सवाल का जवाब देने का मौका दीजिए पहले। और इन्होंने डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का बात कर रहा है। डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को अगर कोई बलात्कार किया हो इंडिपेंडेंस का बाद से आज तक, तो यह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कोविड पैंडेमिक का टाइम में भी इन्होंने फेडरलिज्म का मिनिमम रेस्पेक्ट नहीं किया है। और इनसे फेडरलिज्म का बात सीखे। पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती इनका नंबर है बोल के बुलडोज करके एक के बाद एक एंटी पीपल, एंटी फार्मर, एंटी डॉक्टर्स बिल जबरदस्ती इन लोगों ने बुलडोज करके इन्होंने पास करवाता है। और जो इसका साथ नहीं रहता है उसको खरीद लेता है, नहीं तो इसको डराता है। और एक बार आप फिर से राकेश जी ने बोल दिया बुआ भतीजा वाला बात। एक बात कान खुल के सुन लीजिए, ममता बनर्जी का घर में बहुत सारा उनका फैमिली मेम्बर्स है, लेकिन एक भतीजा को छोड़ के उन्होंने और किसी को पार्लियामेंट में नहीं लाया, पॉलिटिक्स में नहीं लाया। अगर हम पूछे कि अनुराग ठाकुर कौन है, आपका जवाब क्या रहेगा? अगर हम पूछे कि कैलाश विजयवर्गीय का लड़का कौन है, आपका जवाब क्या रहेगा? अगर हम पूछे कि अमित शाह जी का लड़का, उनका इनकम इतनी साल में इतने गुण कैसे बढ़ गया, वो बिना क्रिकेट खेले कैसे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गया, आपका जवाब कौन रहेगा? आप सिंधिया जी कौन था, आपका जवाब क्या रहेगा? एक के बाद एक हम ऐसे एग्जाम्पल आपका सामने बोल सकता है। और इन्होंने बोल रहा है कि अधिकारी का बात, इन्होंने बोल रहा है कि दिनेश त्रिवेदी का बात। दुख की बात यह है, बंगाल चुनाव में 294 असेंबली कैंडिडेट में 50% कैंडिडेट तो इन्होंने बाहर से लिया है, हायर में लिया है। जो लोग बीजेपी ज्वाइन किया तृणमूल छोड़ के, और जिसको तृणमूल भगा दिया बिकॉज दे वर करप्ट। चलिए शांतनु दा, इसका जवाब मैं लूंगा राकेश सिन्हा साहब से, लेकिन जो सवाल मेरा था कल्चर की, जब आप बात कर रहे हैं बंगाल के कल्चर की बात करें, तो जो शब्दावली दीदी प्रयोग करती हैं उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं उस पर भी आपका जवाब जानना चाहूंगा। और फिर ये चंडी पाठ और कलमा, अगर विकास की बातें होती हैं, 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की आप बात कर रहे हो, तो फिर चंडी पाठ और कलमे की क्या जरूरत है मंच पे से? आप बंगाल में रह के देखिए, बंगाल का बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि ममता बनर्जी एक औरत है, उनको बरमूडा पहन के घूमना चाहिए। तथागत राय जो बीजेपी का गवर्नर था, बीजेपी का अभी एक समय का बीजेपी का प्रेसिडेंट था, बीजेपी का लीडर है, वो बोलता है कि बंगाल का लड़की लोग मुंबई का बार डांसर जैसा है। शब्द का बात मत बोलिए। और उनका जो राजू बनर्जी से लेकर सायंतन बसु से लेकर एक से बढ़कर एक जो लीडर है, ओपनली बोलता है गोली मारो, मुंह पे गोली मारो। अनुराग ठाकुर क्या बोला था? गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। कोई भी इनका खिलाफ बोले तो वो देश का गद्दार हो गया। नहीं, पर आपका एजेंडा तो विकास है ना, आप कह रहे हैं। सामने दिखा दे तो वो एंटी नेशनल हो गया। क्या बोल रहे हैं? आपका एजेंडा तो विकास है ना, आप कह रहे हैं। आप जब 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए ना, फिर चंडी पाठ और कलमा क्यों पढ़ा जा रहा है मंच पे से? इसीलिए तो विकास का बात लेके हम लोग जाएंगे ना। क्यों नहीं पढ़ा जाएंगे? ममता बनर्जी जैसे सेकुलर लीडर पूरा देश में नहीं है। वो अगर वहां पर अगर चंडी पाठ कर रहा है तो उनका मुस्लिम का भी अजान का भी बात बोल रहा है। नहीं, चुनाव के वक्त क्यों याद आती है ये सब बातें? उसका बात भी बोल रहा है। मैं राकेश जी के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बताइए चुनाव के वक्त क्यों बात आती? हम लोग पूरा चुनाव का हम लोग 365 डेज हर एक धर्म का साथ रहता है। यहाँ पर बंगाल में जैसे दुर्गा पूजा भी होता है, ऐसे क्रिश्चियन का क्रिसमस भी होता है, ऐसे ईद भी होता है। बंगाल इज ए सेकुलर प्लेस। यहाँ पर डॉव टेलिंग ऑफ रिलीजियन, जो ठाकुर श्री राम कृष्ण का प्रिंसिपल था, ये डॉव टेलिंग ऑफ रिलीजियन यानी कि जो बंगाल में जिसको बोलता है सर्वधर्म समन्वय, वो अगर किसी को सीखना है तो बंगाल में आकर। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। और मेरा क्वेश्चन है राकेश जी से, आप पूछिए। पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ गया है? चलिए अभी पेट्रोल डीजल पर बाद में जाएंगे। राकेश जी अभी जो सवाल उठाए हैं उसका जरा जवाब दीजिए।
देखिए, मैं इतना ही समझ पा रहा हूं कि आज शांतनु दा बहुत अच्छे बोलते हैं, राज्यसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज वो जवाब नहीं दे पा रहे। बंगाल से बाहर सारी बातें कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस मेंटल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी से गुजर रहा है और एक साथ साथ मोरल बैंक्रप्सी, मानसिक दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन है और नैतिक दिवालियापन है। देखिए, जो ममता बनर्जी जी ने पिछले 10 साल तक हिंदू समाज, संस्कृति और विरासत का अपमान किया है, दोहरा व्यवहार किया है और साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में 27% वोटों को प्राप्त करने के लिए जिहादी ताकतों को प्रश्रय दिया है, वो ममता बनर्जी को चुनाव के समय में अपना सांडिल्य गोत्र याद आ रहा है। वो चंडी पाठ कर रही हैं और 11 अक्टूबर का मैंने पहले भी आपके शो पर कोट किया था कि क्विंट ने एक रिपोर्ट दिया था कि शायद 28 घंटे में ममता बनर्जी 19 मंदिरों में गई, नंदीग्राम में धरना देकर बैठ गई। तो सवाल उठता है कि जब आपका कुशासन होता है तो आपके साथ के लोग, हर अधिनायकवाद की परिणति यही होती है, उसके निकटतम लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, वो अकेला पड़ जाता है और अकेला पड़ने का जनता उसका साथ छोड़ देती है। दूसरी जहां तक बात होती है, देखिए पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में किसानों की हालत, शहरों की हालत आप जाकर देख लीजिए। वहां के शेड्यूल क्लास पॉपुलेशन जो है 34% के करीब पॉपुलेशन, उसकी क्या हालत है। आपने सिर्फ मस्जिदों को, उसके उलेमाओं को, उसका वेतन तो तय कर दिया, लेकिन किसान आपके ध्यान में नहीं आए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो देखिए पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी और ने बाहरी का नारा दिया। मैं पहले भी इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बंगाल का जिसका पार्ट बिहार था, जॉर्ज फर्नांडिस कहां के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बिहार के मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े। मुधुल में रहने वाले महाराष्ट्र के थे, बिहार के बांका से चुनाव लड़े। आचार्य JB कृपलानी सिंध के रहने वाले थे, बिहार के मुंगेर से चुनाव लड़े। रविंद्र वर्मा अनडिवाइडेड बिहार में रांची से चुनाव लड़े, बिहार के बाहर के थे। अशोक मेहता बिहार से चुनाव लड़के गए, जो गुजरात के थे। तो जो जिस देश में लोकतंत्र होता है उस देश में रविंद्रनाथ टैगोर कहां के हैं, बंगाल के। किसी ने नहीं कहा कि जनगण मन नायक बंगाल का है। हमारा विभाजन जरूर है, चुनावी विभाजन है, लेकिन इस देश में की माटी मानुष सब एक है। हम इस तरह से बाहरी और भीतरी का नारा कभी नहीं देते हैं। ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। राकेश जी, तृणमूल कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती आई है कैंडिडेट्स को लेकर कि आपके पास अपने कैंडिडेट्स नहीं है। 4 MPs को आपको चुनाव में उतारना पड़ गया। हाँ, और शुभेंदु अधिकारी उनके भाई, उसके अलावा दिनेश त्रिवेदी का आपने जिक्र किया। आपके पास तो अपने कैंडिडेट्स ही नहीं थे उतारने के लिए। मैं इसका जवाब देता हूं, बड़ा इसका मैं एक तार्किक जवाब देता हूं। ये हकीकत है कि तृणमूल कांग्रेस के बड़ी संख्या में आए लोगों को हमने टिकट दिया। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में खास परिस्थिति में जब चुनाव होती है और चुनाव जब विचारधारा से ऊपर एक लोकतंत्र को बचाना, जनता के हितों, जन पक्षधर राजनीति की होती है, तब जो ध्रुवीकरण होता है वो डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन होता है, लोकतांत्रिक ध्रुवीकरण होता है। उसमें हम अपना पराजय नहीं देखते, हमें उस ताकत को पराजित करना होता है जिस ताकत की ध्रुव आज ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल में कुशासन और लोकशाही की जगह तानाशाही स्थापित कर रही हैं। इसलिए हमने उस डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन को जन्म दिया। जैसे आप एक कॉलिशन बनाते हैं, हमने एक ब्रॉडर सोशल कॉलिशन को पश्चिम बंगाल में जन्म दिया। उसी ब्रॉडर सोशल कॉलिशन में जो लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने आए, हमने दिया। हमारी ताकत सीमित थी, हमारा जनाधार अधिक था, लेकिन हमने उस सीमित ताकत को ध्रुव बनाकर पश्चिम बंगाल में जो ध्रुवीकरण किया, वह एक ताकत को प्राप्त करने के लिए दिया। और मैं कहता हूं, चुनाव के बाद हमारी सब सरकार बनेगी, 5 साल की स्थिर सरकार होगी, जो पश्चिम बंगाल की कला, साहित्य, संस्कृति और उद्योग को पुनर्स्थापित करेगी। शांतनु दा, एक चीज बता दीजिए कि आज आपकी पार्टी में एक अभिषेक बनर्जी आए, आप क्यों नहीं आए? अभिषेक बनर्जी से आप कहते हैं हमारी पार्टी में एक ही को ममता ने बढ़ाया। अरे सोनिया जी भी यही कहेंगे, हमने एक को ही बढ़ाया, राहुल को बढ़ाया। देखिए, तानाशाह अपना नायकवाद आज कोरिया में भी अपनी बहन को बढ़ाया जा रहा है। जनतंत्र में एक सामान्य कार्यकर्ता जब ऊंचे पदों पर पहुंचता, आपने कहा एक चाय वाला देश बेच रहा है। अरे गुजरात के गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति यदि देश के शीर्ष स्थान पर पहुंचता तो लोकतंत्र का वैशिष्ट है। और प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करते हैं, टूरिज्म करते हैं। ये आप एक राज्यसभा के सांसद के नाते बोलते अच्छा नहीं लगता है। तब तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जितनी बार भी बाहर की कमेटियों में जाते हैं, विदेश की नीतियों के बैठकों में जाते हैं, सब टूर करते हैं, तब तो वो आलोचना ठीक है। शांतनु दा, जो बात राकेश सिन्हा जी ने कही है, नीति को, प्रधानमंत्री की विदेश नीति को कि इस तरह की ओछी आलोचना करना जनता नापसंद करती है। ऐसे यथार्थ से दूर होकर जब भी बात करेंगे तो आप जनता से दूर जाएंगे।
आपने सारी बातें राकेश सिन्हा जी की सुन ली। शांतनुदा, उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया आपसे कि क्यों अभिषेक बनर्जी, क्यों नहीं शांतनुदा, इसका जवाब दीजिए। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने जैसा आज कहा, उन्होंने कहा कि 2 मई को क्या होने वाला है वो नंदीग्राम में तय हो चुका है। डेरेक ओब्रायन आपकी पार्टी के कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नंदीग्राम हम जीत चुके हैं। तो अगर दोनों ही जीत रहे हैं तो ऐसा हो कैसे, मुमकिन कैसे हो सकता है? दूसरा ये कि बीजेपी जो है वो माइंड गेम के जरिए भ्रम फैला रही है। खैर ये सवाल तो मैं राकेश जी से पूछूंगा, जरा ये जवाब दीजिए कि और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कल रात एक बैठक हुई है जिसमें मोदी जी और अमित शाह, क्योंकि बंगाल हार चुके हैं तो इसलिए अब आगे क्या करना है, इस बारे में बातचीत हुई है उन दोनों में। देखिए, हमको थोड़ा शेष से शुरू करने का दिल कर रहा है, इसलिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि राकेश जी विदेश नीति का बात बोल रहा है। हमको नहीं मालूम कि कौन सा विदेश नीति ये कहता है कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरा देश में जाके बोलेंगे कि अगली बार ट्रंप सरकार। ये कौन सा विदेश नीति में आता है कि जब देश में कोरोना फैल रहा है उस टाइम लॉकडाउन करे बिना ज़बरदस्ती नमस्ते ट्रंप करने के लिए गुजरात का अहमदाबाद में जितना गरीब है सबको ईटा का दीवार पे पीछे रखते हुए नमस्ते ट्रंप करना है। ये कौन सा विदेश नीति में आता है मेरे को मालूम नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एक कैंडिडेचर हमने पिछली बार भी बोला है, 294 कैंडिडेट में 50% है जो ओरिजिनल बीजेपी है ही नहीं। अब बंगाल में आके देखिए बीजेपी का क्या हाल है। दो ऐसे कैंडिडेट है, उसमें से एक है हमारा अपना होम कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली से बीजेपी नाम डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उन्होंने प्रेस करके बोला हम तो बीजेपी ज्वाइन ही नहीं किया, मेरा नाम कैसे डिक्लेयर हो गया। कभी आप ऐसा सोच सकता है? उनका इतना देवलियापना, बैंक्रप्सी उनका इतना है, पॉलिटिकल बैंक्रप्सी, जो पहले टीएमसी में रहता था उसका खिलाफ ईडी, सीबीआई सब कुछ। अभी चाहे वो मुकुल राय जी हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी जी हो, जो का जिस का खिलाफ इतना सारा केसेस था, जब शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन कर गया यूट्यूब से उसका नाम हटा गया। अब नाउ यू कैनॉट सी, यूट्यूब से उनका खिलाफ जो केस था उनको ड्रॉप कर दिया गया। यानी कि जो तृणमूल में था वो करप्ट था, जब उसको तृणमूल निकाल दे रहा है या उसको डरा के अपना पार्टी में लिया जा रहा है, रातों रात वॉशिंग मशीन में डाल के वो काला आदमी को इन लोगों ने सफेद कर दे रहा है। किसान का बात बोल रहा है, एक बात कान खुल के सुन लीजिए, आपका पीएम किसान योजना जो है उसमें आप लोग देता है 1 करोड़ लैंड में एक एकड़ लैंड में 1214 रुपया, जबकि हमारा बंगाल में ममता दीदी देती है लगभग 6000 रुपया और आने वाला सरकार उन्होंने देंगे लगभग 10,000 रुपया। आप शेड्यूल ट्राइब का बात कर रहा है, ममता दीदी शेड्यूल ट्राइब के लिए इतना कुछ किया है, यहाँ पर तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाता है शेड्यूल ट्राइब के लिए, रिजर्वेशन से लेकर उनका स्कॉलरशिप से लेकर। बंगाल एक ओनली स्टेट है जहाँ पर 100% फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। आप एक राज्य को दिखा दीजिए जहाँ पर अस्पताल में 100% फ्री देता है। अब लोग मेरा सवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने बहुत सारी चीजें गिना दी। आप ये बताइए, डेरेक ओब्रायन ने जो कहा है माइंड गेम का जिक्र किया उन्होंने, जरा वो समझाइए। देखिए, आज भी अमित शाह जी आए थे, आज या कल, हो तो अभी डेली पैसेंजर की तरह आ रहा है, हमको भी याद नहीं रह रहा है कब आ रहा है कब जा रहा है। एक ऐसा हाल है, जेपी नड्डा आ रहा है, मीटिंग देख के, मीटिंग का हाल इतना बुरा है, मीटिंग देख के भाग जा रहा है कि हमें मीटिंग नहीं करेंगे। कभी बोल रहा है तबीयत खराब है, कभी बोल रहा है चॉपर खराब है, आ रहा है मीटिंग के लिए, मीटिंग में इतना कम आदमी हो रहा है तो उन लोग भाग के रोड शो करके चला जा रहा है। उनको ये पता चल गया कि दोनों फेज में जो 60 सीट्स में इलेक्शन हुआ है उसमें मुश्किल से एक भी सीट उनको मिलेगा कि नहीं, उनको गहरी सोच में पड़ गया। और रही बात नंदीग्राम की, नंदीग्राम जो भूमि आंदोलन का सिंबल है वो ममता बनर्जी जी के लिए थी। नंदीग्राम एंड सिंगोर, बीजेपी 60 में से 50 सीट का दावा कर रही है, पहले 2 फेज में आप कह रहे हो एक भी सीट नहीं आ रही है। अरे 50 तो छोड़िए, आप सुनो, अगर सुनो हटा दीजिएगा, जो रह जाता है वो भी मिले तो बहुत है। 50 तो इन लोग तो डे ड्रीम कर रहे हैं ना, मोदी जी जैसे वहां पर जाके डे ड्रीम किया था। 2 तारीख को आपसे बात करनी पड़ेगी फिर दोबारा। कर रहे हैं, बंगाल को ले लेंगे, एकदम हम तैयार है। फोन कीजिए, मेरा फोन 24 आवर्स ऑन है, एकदम बात करेंगे। बंगाल में आइए, मिठाई खिलाएंगे आपको। राकेश सिन्हा जी मिठाई खिलाने को तैयार हैं आज ही?
देखिए, वास्तव में क्या है कि शांतनु दास को पता है कि ममता जी चुनाव हार रही हैं और बुरी तरह से चुनाव हार रही हैं। साधारणतः मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ते, बड़े नेता जहां से चुनाव लड़ते, मुख्यमंत्री नहीं, जो भी बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 या 2 दिन मुश्किल से जाते हैं, बाकी समय वे बाकी अपने कार्यकर्ताओं के उम्मीदवारों की चिंता करते हैं। ममता जी तो अपने उम्मीदवारों को ही भूल गई, 5 दिन से नंदीग्राम में बैठ गई, चुनाव के दिन वहीं पूरी समय बैठी रही और विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करते रही। उस पार्टी का मोरल बैंकरप्सी क्या है, कार के गेट से आपको चोट लगती है और कहते हैं हम पर राजनीतिक रूप से अटैक हुआ। जो मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब टीवी कैमरा के बीच में रहकर इतना बड़ा सफेद झूठ बोल सकता है। एक बार आर्मी अपना प्रैक्टिस कर रही थी डिमोनेटाइजेशन के समय, तो उन्होंने कहा कि आर्मी कू करने वाली थी बंगाल में। कभी भी संवैधानिक, तभी तो कहा मोरल और मेंटल बैंकरप्सी पश्चिम बंगाल टीएमसी गुजर रही है और आपके मोरल और मेंटल बैंकरप्सी का प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ रहा है। वहां की आम जनता ने निश्चय कर लिया परिवर्तन का और अमित शाह जी ने ठीक ही कहा। अब 60 सीटों में आपको वो 10 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वह चूंकि लोकतंत्र है, डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं? सीट मिल जाए। डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं कि एक बैठक हुई है कल रात अमित शाह जी की और मोदी जी की, क्योंकि टीएमसी आगे है, निकलने वाली है, इसलिए बाकायदा ये बंगाल को लेकर समीक्षा हुई है कल रात और माइंड गेम खेल रहे हैं। पता नहीं टीएमसी के प्रतिनिधि को बुलाया गया था उस बैठक में। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन टीएमसी को जानकारी है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। हमारी पार्टी की बैठकों की जिम्मेदारी की जानकारी है, बैठकों में क्या बातें होती है वही जानकारी आज शांतनु दास के पास पहुंचती हैं। इनके पास कौन सा टेक्नोलॉजी है, कौन सा सूत्र है, ये मुझे तो नहीं फिर ये आपको भी तो सूचना मिलती है ना राकेश सिन्हा जी की ममता बनर्जी एक और सीट से पर्चा भरने वाली है, ये जानकारी आपको भी तो मिलती है ना? देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की घबराहट और चूंकि अपनी पार्टी की कमान वो किसी नेता को दे ही नहीं सकती हैं। एक नायकवादी अपने साये से भी डरता है, इसीलिए वो अपने परिवार के निकटतम व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करता है। उन्होंने शांतनु दास की जगह अभिषेक बनर्जी को खड़ा किया। वहां पश्चिम बंगाल में एक से एक लीडर थे। दिनेश त्रिवेदी को क्यों नहीं नंबर 2 बनाया, या ब्रेक को क्यों नहीं नंबर 2 बनाया? ऐसे बहुत से, मैंने कहा तो टीएमसी में अच्छे लोग नहीं। मेरे पास आखिरी मिनट है, आपका जवाब चाहिए होगा। नंदीग्राम में संघर्ष का इन्होंने दिनेश त्रिवेदी जी का भी जिक्र किया, नंबर 2 क्यों नहीं? नंदीग्राम में देखिए, अधिकारी ने नंदीग्राम में संघर्ष का नेतृत्व किया था, उस अधिकारी को अपने हाथ से आखिरी मिनट है मेरे पास, शांतनु दास जवाब दीजिए। सबसे पहले ये दिनेश त्रिवेदी जी जो है, दिनेश त्रिवेदी जी को रेल मिनिस्टर और एमओएस हेल्थ ममता दीदी ने बनाई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर का ये तोहफा उनको दे दिया गया था। और एक करवा झूठ इन्होंने बोल रहा है राकेश जी ने। 10 तारीख ममता दीदी ने नॉमिनेशन फाइल अप करने के बाद 28 तारीख उन्होंने नंदीग्राम पहुंचा, जबकि 30th को पब्लिसिटी का लास्ट टाइम था 6 बजे तक। उन्होंने पूरा टाइम वहाँ पर रहा नहीं और इतना सफेद झूठ इन्होंने बोल रहा है। इनका पूरा देश देख लिया किस तरीके से इनको गाड़ी में इंज्योर किया गया। इन्होंने बोल दिया गाड़ी को पोल में लग गया, जबकि गाड़ी में स्क्रैच भी नहीं है, जबकि एक्सरे रिपोर्ट, एमआरआई रिपोर्ट कह रहा है कि उनका बोन में, उनका लिगामेंट में, उनका सॉफ्ट टिश्यू में गहरा चोट है और वो खुशी खुशी ऐसे व्हील चेयर में जा रहा है। क्या राकेश जी को अगर हम बोलेंगे अब इलेक्शन, चलिए शांतनु दास, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चर्चा में जुड़े, और राकेश सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा 2 तारीख को कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि नंदीग्राम बिल्कुल ये बता रहा है कि 2 मई को क्या नतीजे आने वाले, दूसरी तरफ डेरेक ओब्रायन को हमने आज सुना, उन्होंने कहा कि बाकायदा एक बैठक हुई है अमित शाह और मोदी जी की, और चूंकि टीएमसी जो जीत रही है इसको लेकर यह समीक्षा हुई। तो कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, इसका नतीजा जो है वो 2 तारीख को जानने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज टीएमसी को क्या नया नाम दिया, असम में बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने कैसे सेल्फ गोल कर दिया, चुनाव की धमाकेदार खबरें ब्रेक के बाद देखिए चुनाव धमाका में। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।